दोस्तों, कुछ मूवी ऐसे होती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं दुनिया उससे काफ़ी अलग है। दुनिया में ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कल्पना से बाहर है और जब हम उसको अपने आंखों से देखते हैं हमें अपने आप पे यकीन ही नहीं होता। गोल्डन स्क्रीन, प्रेजेंटिंग, कॉन्ग, स्कूल आइलैंड। मूवी की शुरुआत होते ही हम देख पाते हैं सन 1944 का वक्त। चारों तरफ व्यू चल रहा होता है क्योंकि ये वक्त वर्ल्ड 2 का होता है, इसीलिए चारों तरफ बस युद्ध का ही माहौल चला रहता है। उसी वक्त साउथ पैसिफिक के एक आइलैंड पे हैंक नाम का एक अमेरिकन सोल्जर का प्लेन क्रैश होता है और उसके थोड़ी ही देर बाद और एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें से एक जापानी सोल्जर पैराशूट से नीचे उतरता है। दोनों को देख के ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे को मारने के लिए एक दूसरे के पीछे जंगल में भागते हैं। भागते भागते हैंक एक पहाड़ी के चोटी के ऊपर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके नीचे खाई था और उसी पल जापानी सोल्जर उसके पीछे आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट होता है। दोनों ही एक दूसरे को मारने ही वाले होते हैं कि तभी पहाड़ी के चोटी के ऊपर दो बड़ा बड़ा हाथ नजर आता है जो कि एक बड़ा सा जायंट क्रिएचर का था जिसका नाम कोंग था। दोनों ही समझने से पहले कि क्या हो रहा है सीन शिफ्ट होता है सन 1973 में। किसी कारणवश लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं हम कि बिल नाम का एक आदमी को जो कि यूएस गवर्नमेंट एजेंसी मनर का हेड होता है, वो आज सेनेटर से मिलने के लिए आया था। बिल सेनेटर से मिलके सेनेटर को एक आइलैंड के बारे में बताता है और एक आइलैंड का मैप दिखा के उसको बताता है कि ये एक स्कल आइलैंड है जिसको कोई भी देश अभी तक ढूंढ नहीं पाया क्योंकि भगवान ने उसको बना के अधूरा छोड़ दिया था और उस आइलैंड में ऐसे ऐसे चीज़ है जिसको हमें जानने की बहुत ज़रूरी है। दरअसल वो यहाँ पे फंडिंग और यूएस मिलिट्री के कुछ जवान के लिए आया था। उसके बाद वो जाता है एक आदमी से मिलने के लिए जिसका नाम जेम्स था और जेम्स जो कि वियतनाम वॉर लड़ चुका है वो उनको गाइड करने वाला है इस कर्ल आइलैंड पे। लेकिन जेम्स बोलता है ये बहुत खतरनाक काम है और मुझे इसके लिए 5 गुने पैसे चाहिए। शिफ्ट होता है सभी लोग एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं और सभी को इस आइलैंड के बारे में बताया जाता है। दरअसल वो अभी स्कॉल आइलैंड जाने वाला शिप में होते हैं जिसमें बहुत सारे आर्मी के हेलीकॉप्टर और जेम्स को दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत रहता है क्योंकि स्कॉल आइलैंड और जहाज के बीच में एक बड़ा सा तूफान आया रहता है, इसलिए उन लोगों में से एक क्रू मेंबर बोलता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें पीछे चले जाना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। लेकिन बिल बोलता है कि मैं इतने दूर आके पीछे नहीं जाऊंगा और कॉलर को बोलता है कि हम आगे जाएंगे। ना चाहते हुए भी वो क्रू मेंबर को उनके साथ आना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी उस आइलैंड पे जाना होता है। फिर हमें दिखाया जाता है आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर तूफान के अंदर में जाता है और उसके बाद बहुत मुश्किल के बाद फाइनली वो आइलैंड में पहुंच जाते हैं। आइलैंड का दृश्य देख के वो लोग बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और हरियाली थे, मानो जैसे कि वो लोग कोई जन्नत पे आ गए हैं। फिर वो लोग अपना काम शुरू करते हैं और बहुत सारे कैमरे और अपने इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ऐसे उस जगह को एनालिसिस करने के बाद एक सोल्जर हेलीकॉप्टर से एक बम को नीचे गिराता है जो कि सीधे आके नीचे गिरता है और ब्लास्ट हो जाता है। और तभी हम देख पाते हैं कि वो लोग जो इंस्ट्रूमेंट लगाए होते हैं उसमें से कुछ रीड कर रहे होते हैं और एक बम गिराते हैं जहाँ पे बहुत सारे धमाके होते हैं। ये सब ये सीन को देख ही रहे होते हैं कि एक पेड़ आके उनके हेलीकॉप्टर पे लगता है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। अगले पल ही हम कोंग को देखते हैं क्योंकि ये पेड़ ने कोंग ने ही डाला था उनके ऊपर। फिर हम देख पाते हैं हेलीकॉप्टर से बहुत सारे सोल्जर कोंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो लोग कोंग के ऊपर गोलियां बरसा रहे होते हैं लेकिन कोंग भी कुछ कम नहीं रहता, वो बहुत सारे सोल्जर को मार देता है और उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है। ये सब देख के कर्नल बहुत गुस्सा हो जाते हैं, मानो वो कोंग को मारना चाहते हैं। उनके आंखों में ये साफ नजर आता है। क्या कर्नल कोंग से अपना बदला ले पाते या नहीं, या आगे क्या होता है हम जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।